आज की चर्चा का विषय है कुंडली में हम कारक कैसे देखें, मारक कैसे देखें, अशुभ ग्रह कैसे देखें, शुभ ग्रह कैसे देखें और अकारक ग्रह कैसे देखें। तो कारक, मारक, अशुभ, शुभ और अकारक, इन सबको देखने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। पूरी कोशिश करूंगा कि ये सारी बात डिटेल में बताऊं और हर लगन के लिए अलग अलग भी बताऊं, जिससे आपका कोई प्रश्न ना रहे। फिर भी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा भी मेरे प्रयास कितने सफल रहे। तो मैं सारी की सारी लगनों पर डिटेल में बताऊंगा और लास्ट में से समराइज करके भी एक टेबल दिखाऊंगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिए, ये विषय आपको जरूर समझ में आएगा। मेष लगन पे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेष लगन के लिए या किसी भी लगन के लिए जैसा आप जानते हैं, जो कारक हैं वो पहला, पांचवा और नौवां, यानी प्रथम भाव, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी कारक होते हैं। दूसरे और सातवें भाव का स्वामी मारक होता है। छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अशुभ होता है। चौथे और 10वें भाव का स्वामी शुभ और तीसरे, छठे और 11वें भाव का स्वामी अशुभ होता है। ये पूरी टेबल आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। तो अगर हम इन्हीं बातों को मेष लगन पे लगाएं और इसको समझें, तो रूल ये है कि ये जो अभी बताए गए हैं ये तो फिक्स हैं, ये तो हटते नहीं है, पर इसमें और भी कुछ नियम हैं और उनकी संख्या कम से कम 7 है कि जो और देखे जाने चाहिए। वो 7 नियम क्या हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और पहला ये है कि केंद्र का, यानी चौथे, 7वें और 10वें भाव का स्वामी भी हो कोई ग्रह, और साथ ही वो 3, 6 और 11 भाव का स्वामी भी हो जाए तो वो अशुभ हो जाता है। 4, 7, 10 का स्वामी है, वो 6, 8, 12 का भी स्वामी हो तो अशुभ हो जाता है। 4, 7, 10 का स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है तो अति शुभ हो जाएगा। 3, 6 और 11 का स्वामी, त्रिषडाय जिसे कहते हैं, का स्वामी और 5वें और 9वें त्रिकोण का भी स्वामी है तो वो दोष मुक्त हो जाएगा। उसका दोष फिर ये 3, 6, 11 वाला दोष उस पर लागू नहीं होगा। कोई ग्रह पहले घर का स्वामी भी है, छठे घर का स्वामी भी है, तो छठे भाव का जो दोष है वो कम हो जाता है, यानी असर तो करेगा पर कम करता है। ठीक इसी तरह छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है और इन भावों का भी स्वामी है तो उनका छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी होने का दोष शांत हो जाता है, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी बन गए। इसी तरह लग्न का और अष्टम भाव का स्वामी कोई ग्रह एक साथ हो, जैसे मेष लगन में आएगा, तो इसमें भी अष्टम भाव का स्वामी होने का दोष शांत हो जाता है, तो उसे हम लोग फिर दोषपूर्ण लेके नहीं चलते। ये बात अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन जब मैं बहुत डिटेल में सारी हर लगन पर आपको बताता जाऊंगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आपको सीखने रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेष लगन से शुरू करते हैं, ठीक है। अब मेष लगन की स्थिति क्या है कि जो सूर्य है वो पंचम भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी होने के कारण वो कारक हो जाता है। तो इसलिए ये शुभ है। तो सूर्य यहां पर कारक है, ये अच्छी स्थिति हो गई। तो सूर्य की स्थिति आपको क्लियर हो गई मेष में। सारे मेष लगन वालों के लिए यही कॉमन फिक्स है एकदम। अगर हम चंद्र पे ध्यान देते हैं तो चंद्र चौथे भाव का स्वामी है, इस हिसाब से उसे शुभ होना चाहिए। पर रूल ये कहता है कि कोई ग्रह केंद्र का स्वामी भी हो और शुभ ग्रह भी हो तो वो अपनी शुभता खो देता है। इस हिसाब से चंद्र तटस्थ ग्रह, यानी न्यूट्रल इफेक्ट देने वाला हो जाएगा, न ज्यादा शुभ न ज्यादा अशुभ। अब मंगल की बात करते हैं। इस कुंडली में मंगल इस भाव यानी लग्न का और अष्टम भाव का स्वामी है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नियम नंबर 7 ये कहता है कि कोई ग्रह लग्न का स्वामी भी हो, अष्टम का स्वामी भी हो, तो उसका अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष शांत हो जाता है और वो कारक ग्रह बन जाता है। तो ये भी कारक ग्रह बन गया, जैसे ये भी कारक है।
अब बात करते हैं मंगल के बाद बुध की बात करते हैं। बुध यहाँ पर इस भाव का स्वामी है और इस भाव का स्वामी है। अब ये भाव कौन सा है? 3, 6, 11 में भी आ गया और 6, 8, 12 में भी आ गया। आप ये बात समझ पाए? तो वो 3, 6, 11 त्रिषडाय और अशुभ 6, 8, 12 दोनों का स्वामी एक साथ बनकर आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये अत्यधिक दोषपूर्ण है, ये अकारक है। तो क्योंकि हमने अकारक में क्या समझा था कि जो तीसरे का, छठे का, 11वें का स्वामी है, तो बुध अकारक यहाँ पर हो गया। कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया कि तीसरे का भी स्वामी, छठे का भी स्वामी, तो जो ग्रह 3, 6, 11 के स्वामी होंगे वो अकारक हो जाते हैं और छठे, 8वें, 12वें के तो शुभ अशुभ, तो अशुभ भी है और अकारक भी है। मेष लगन के लिए ये स्थिति बेकार हो गई। अब गुरु पे ध्यान देते हैं। गुरु 9वें भाव का स्वामी भी है और 12वें का भी। आप देख पा रहे हैं 9 और 12, ये रहा 9 और 12 का स्वामी गुरु, तो इन दोनों का वो स्वामी एक साथ है। तो इससे जो स्पष्ट हुआ वो ये, जो हमारा नियम ये कहता है कि कोई ग्रह अगर एक साथ इन दोनों का स्वामी हो, ठीक है, किसका? 5वें का और 9वें का, लेकिन ये नियम नंबर 6 है। आप देखिए, लेकिन वो साथ में छठे, 8वें, 12वें का भी स्वामी हो तो उसका दोष शांत हो जाता है। तो गुरु यहाँ पर कारक हो गया। अच्छा, हमने कारक कैसे भी देखना था कि जो पहले 5वें और 9वें घर के हैं वो कारक हैं, पर गुरु क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी है, जो त्रिकेश कहे जाते हैं, बुरे कहे जाते हैं, पर क्यों वो दोष शांत हुआ? क्योंकि इसका स्वामी होने के कारण ये दोष शांत मान लिया जाता है। ये भी एक नियम है। अब हम शुक्र की बात करते हैं। अब शुक्र जो हम जानते हैं वो ये है कि मारक ग्रह कौन सा होता है? दूसरा और 7वां। तो मेष लगन वालों के लिए ये अत्यधिक मारक हो गया क्योंकि दोनों ही एक ही ग्रह आ जाते हैं। अब शनि की बात करते हैं। शनि की स्थिति यह है कि शनि केंद्र का यानी दशम भाव का जो शुभ माना जाता है और 3, 6, 11 त्रिषडाय जो अशुभ माना जाता है का एक साथ स्वामी है। तो केंद्र का स्वामी और पाप ग्रह है, क्योंकि ये पापी ग्रह है तो ये शुभ हुआ, ठीक है, पर त्रिषडाय का स्वामी हुआ तो ये थोड़ा सा अशुभ हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शनि यहाँ अकारक ही गिना जाएगा क्योंकि वो इस भाव का स्वामी भी हो गया। तो जो हमारा नियम ये कहता है कि केंद्र का स्वामी हो और 3, 6, 11 का, जो सबसे पहला नियम है अगर आप ध्यान दे पाएंगे, 3, 6, 11 का स्वामी है और 4, 7, 10 का स्वामी है, पहला ही नियम है ये, तो वो अकारक हो गया ए के। तो एक लाइन में अगर हम ध्यान से समझ जाएं जिससे आसानी होगी, सूर्य 5वें भाव का स्वामी है इसलिए कारक है, चंद्र केंद्र का स्वामी है पर शुभ ग्रह, और शुभ ग्रह होने के कारण केंद्र का स्वामी न्यूट्रल इफेक्ट करेगा यानी वो न्यूट्रल। उसके बाद इसे तटस्थ भी कहते हैं वो, पर हिंदी में मैंने ना बोल के इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है सर। बुध क्योंकि 3, 6, 11 का स्वामी है जो अशुभ ग्रह है इसलिए वो अकारक हो गया। इसके बाद अगर हम बुध के बाद लेते हैं गुरु, तो वो क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है इसलिए उसका 6, 8, 12 के स्वामी होने का दोष शांत हो जाता है, तो वो कारक में गिना जाएगा। शुक्र डबल मार्केश है, इस घर से भी इस घर से भी, दोनों घरों से मार्केश होने के कारण प्रबल मार्केश हुआ। शनि केंद्र का स्वामी अशुभ ग्रह होने के कारण तो ठीक था, पर 3, 6, 11 का स्वामी भी हुआ जो हमारा रूल नंबर 1 है, तो ये अकारक हो गया। ये मेष लगन की यहाँ पे बात पूरी हो जाती है। अब वृषभ लगन के लिए इन्हीं सभी बातों को समझते हैं। पहला ग्रह हम सूर्य ले लेते हैं। सूर्य यहाँ पर 4थे भाव का स्वामी है। क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी हो और क्रूर ग्रह हो तो उसकी क्रूरता या उसकी अशुभता कम हो जाती है और वो सफल हो जाता है। तो वृषभ लगन वालों के लिए ये कारक है। अब आप कह सकते हैं कि जो पहले नियम की बात थी कि पहला और ये, यही एक विशेष बात थी कि जब आप डिटेल में जानेंगे तो थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां बदलती हैं, एकदम फिक्स रूल नहीं है, उसको समझिए तो सारी बात समझ में आएगी। तो क्योंकि अब ये शुभ ग्रह है, अब शुभ कैसे हुआ? केंद्र का स्वामी हो अशुभ ग्रह हो तो उसकी अशुभता घट जाती है, तो वो शुभ हो गया। इसलिए आप इसे शुभ कहिए या कारक, मैंने जो आपके लिए अच्छा है तो मेरे हिसाब से कारक कहा गया। ओके, अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्र 3रे भाव का स्वामी। अब जो 3, 6 और 11 भाव के स्वामी होंगे
वो अशुभ ग्रह गिने जाएंगे, यानी उनको हम लोग अकारक कहते हैं। इस हिसाब से चंद्रमा यहाँ पर अकारक हो गया। ये बात आपको समझ आई, क्योंकि चंद्रमा तीसरे, छठे और 11वें भाव का स्वामी है, इस भाव का स्वामी है, और ये अकारक है, जैसा आप लिस्ट में देख पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है मंगल की बारी। मंगल यहाँ केंद्र का स्वामी भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है। केंद्र का स्वामी होने से उसमें शुभता आई, क्योंकि पापी ग्रह है और केंद्र में है, इसलिए वो थोड़ा शुभ हुआ। लेकिन 12वें भाव का स्वामी होने से वो अशुभ हुआ, तो उसकी शुभता और अशुभता बराबर है। तो मंगल यहाँ न्यूट्रल इफेक्ट देने वाला हो जाता है, ना अधिक शुभ ना अधिक अशुभ, यानी वो मिला जुला सा असर कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध की। अगर हम बुध पे ध्यान देंगे तो बुध दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है। 5वें भाव के जो स्वामी है वो शुभ ग्रह होते हैं, और इस घर से वो मार्केश भी हो जाता है। तो यहाँ ये रहेगा कि बुध में शुभता अधिक गिनी जाएगी, क्योंकि वो इस भाव का स्वामी है जो त्रिकोण का स्वामी है, लेकिन मार्केश भी बना, तो उसका मार्केश का प्रभाव कम हो जाएगा, उसकी कारक की शुभता रहेगी, तो यहाँ पे बुध कारक गिना जाएगा। तो ये बात समझनी जरूरी है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु अष्टम भाव 6, 8, 12 का स्वामी है, लेकिन और साथ में वो 3, 6, 11 का भी स्वामी है। तो वो दो ऐसे भावों का स्वामी है जो अशुभ हैं। अगर आप फिर से ध्यान देंगे तो वो 3, 6, 11 का भी स्वामी है और 6, 8, 12 का भी स्वामी है। इस हिसाब से गुरु यहाँ पर अकारक है, वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अब नियम ये कहता है, जो नियम नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे, कि कोई ग्रह लग्न का स्वामी भी और षष्ठ का भी, तो उसकी छठे भाव के दोष कम हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दोष नहीं रहता। तो लग्नेश के कारण वो शुभ है, षष्ठेश के कारण अशुभ है, तो बहुत मजबूत लग्नेश भी नहीं रहा, बहुत मजबूत षष्ठेश भी नहीं रहा, तो कुछ हद तक उसका ये पाप भाव शांत हो जाता है और लग्नेश की शुभता भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसे आप तटस्थ भी ले सकते हैं या एवरेज भी ले सकते हैं, कि ये बराबर बराबर से असर करेगा आपकी कुंडली में। शुक्र का अपना प्लेसमेंट वो उच्च राशि में है कि नीच में, इस हिसाब से उसकी शुभता बढ़ेगी या घटेगी तय की जाएगी। शनि की बात करते हैं। अब शनि यहाँ 2 त्रिकोण जो हमारे गिने जाते हैं, त्रिकोण का भी स्वामी है और केंद्र का भी स्वामी है, तो ये यहाँ अत्यधिक शुभ है और विशिष्ट रूप से यहाँ पे ये कारक बन जाता है। तो शनि में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, ये जबरदस्त कारक यहाँ पर बना। तो आप फिर से सारी चीज समझ गए। पहला कि कारक कौन सा होगा, शुक्र यहाँ कारक रहेगा, लेकिन शुक्र क्यों न्यूट्रल हुआ, क्योंकि छठे का स्वामी। स्पेशल कंडीशंस भी देखनी है, केवल ऊपर वाली टेबल से काम नहीं चलेगा, है ना। मतलब कारक अकारक एक लाइन में ऐसा नहीं तय होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो शुक्र की बात करते हैं, षष्ठेश होने के कारण वो न्यूट्रल इफेक्ट में चला गया। इसके बाद बुध की बात करते हैं, मार्केश होने के बाद भी क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है इसलिए वो कारक गिना जाएगा, उसकी शुभता बढ़ गई। चंद्र तीसरे घर जो 3, 6, 11 हमारे अकारक त्रिशटाय बोलते हैं, अशुभ है इसलिए वो अकारक है। सूर्य केंद्र का स्वामी है, शुभ ग्रह है, क्योंकि हम जानते हैं कि चौथा और 10वां शुभ ग्रह होते हैं, और केंद्र में पापी ग्रह क्रूर ग्रह हो तो उसकी क्रूरता घट जाती है, शुभता बढ़ जाती है। इस हिसाब से ये भी शुभ हो गया। शुक्र की बात हमने कर ली। मंगल, अब मंगल क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है, केंद्र में आया तो हुआ शुभ, लेकिन मार्केश भी हुआ इसलिए शुभता अशुभता बराबर, प्लस यहाँ से भी आया, तो घुमा फिरा कर यहाँ पे मंगल की जो स्थिति है, ना वो शुभ रहा ना वो अशुभ रहा, वो एक न्यूट्रल इफेक्ट पर आ जाता है, अधिक लाभ देने वाला यहाँ पे नहीं है। तो किसी भी हालत में ना पूर्ण शुभ ना पूर्ण अशुभ। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल कहाँ और किस तरह बैठा है, इस पर निर्भर करेगा आपकी कुंडली की स्थिति। ठीक है। गुरु की बात करते हैं। अब 6, 8, 12 का स्वामी भी है और 3, 6 और 11 का स्वामी भी है। दोनों सूरतों में वो खराब है, इसलिए वो बिल्कुल अकारक है, कोई शुभ फल यहाँ पे नहीं देगा वृषभ वालों के लिए। शनि की स्थिति, वो त्रिकोण का स्वामी भी है और केंद्र का स्वामी भी है, तो अत्यधिक शुभ है। तो शुक्र जो वृषभ लग्न वाले हैं उनके लिए शनि अत्यधिक शुभ कारक ग्रह बन जाता है। ठीक है।
मिथुन लगन में सूर्य की स्थिति तीसरे भाव की। अब हम जानते हैं 3, 6, 11 के स्वामी हमारे लिए शुभ नहीं होते, इसलिए ये पूर्ण रूप से अकारक है, कोई इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। चंद्र इस भाव का स्वामी है, पर आमतौर पर चंद्र या दूसरे भाव का जो मार्केश है वो बड़ा हल्का होता है, वो तटस्थ यानी एक सेपरेट एक न्यूट्रल की भूमिका के हिसाब से चलता है, उसे हल्का या लाइट मार्केश समझा जाता है। तो चंद्र को यहाँ पर हम एवरेज पर छोड़ रहे हैं, मींस कि मार्केश होने के बाद भी वो बड़ा सौम्य ग्रह, अगर कुंडली में पापी ग्रहों के साथ है तो मार्केश होगा, शुभ ग्रहों के साथ है तो मार्केश नहीं होगा। मंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है वो छठे घर का स्वामी है और 11वें घर का, यानी 3, 6, 11 के हिसाब से, 6, 8, 12 के हिसाब से, दोनों तरीकों से पूर्ण रूप से अकारक ग्रह है। ठीक है। अच्छा, अब बुध की बात करते हैं। लग्नेश हमेशा शुभ होता है, इसलिए बुध पूर्ण रूप से कारक है। बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्र अधिपति दोष लगने के कारण उसकी शुभता कम हो गई, और 2 और 12 का स्वामी, 2 और 7 का स्वामी होने के कारण वो पूर्ण रूप से मार्केश बन गया, इसलिए ये अकारक ग्रह होगा। शुक्र की बात करते हैं। अब शुक्र क्या है कि इस भाव का स्वामी है। अगर कोई भी ग्रह 5वें और 9वें का स्वामी हो और 6ठे, 8वें, 12वें का भी हो तो वो इस भाव की पाप प्रभावों को कम कर देता है, क्योंकि ये अति शुभ होते हैं, इसलिए शुक्र यहाँ पे कारक होगा। अब शनि की बात करते हैं तो अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण शनि एक बुरा ग्रह, लेकिन नवम भाव का स्वामी होने के कारण वो अतीव शुभ है। ऐसी स्थिति में वो 6, 8, 12 के प्रभाव को कम कर देगा और शुभ ग्रह बनेगा, तो कारक हो जाएगा। कर्क लगन के लिए बात करते हैं। कर्क लगन में जो सूर्य की स्थिति है वो 2-2 घरों से, अगर हम देखें इन दोनों हाउसेस को, ये हमारे मार्केश होते हैं, तो यहाँ ये कंफर्म मारक है, इसलिए ये अकारक ग्रह काउंट किया जाएगा। चंद्र लगन के स्वामी है और लग्नेश हमेशा शुभ होता है, तो कर्क लगन के लिए चंद्र कारक ग्रह हैं। मंगल त्रिकोण के भी स्वामी हैं और केंद्र के भी स्वामी, अतीव शुभ ग्रह हैं, कारक हैं। बुध की स्थिति क्या है कि वो 3, 6, 11 का भी स्वामी है, 6, 8, 12 का भी स्वामी है, इसलिए पूर्ण रूप से अकारक होगा। गुरु की स्थिति क्या है कि वो भाग्य के स्थान यानी 9वें घर का स्वामी है, इस हिसाब से कारक है, और 6ठे का स्वामी इस हिसाब से अकारक है, लेकिन क्योंकि उसकी शुभता अधिक है, इस भाव का स्वामी होने के कारण उसने इस भाव की अशुभता को कम कर दिया, इसलिए गुरु भी कारक है। शुक्र, अब शुक्र की स्थिति क्या है, वो चौथे घर का स्वामी, इसलिए शुभ है, पर इस भाव का स्वामी होने के कारण क्या हुआ कि उसमें अशुभता आई, ये भाव अकारक है, 3, 6, 11। केंद्र में कोई ग्रह अगर शुभ होता है तो उसकी शुभता कम हो जाती है, इस हिसाब से भी शुक्र यहाँ अकारक हुआ। शनि प्रबल अकारक है, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी 6, 8, 12 के हिसाब से भी है और मार्केश भी है, तो शनि यहाँ कंफर्म अकारक ग्रह गिना जाएगा। सिंह लगन पे इन्हीं सभी बातों को समझते हैं। सूर्य यहाँ लग्न का स्वामी है और लग्न 1, 5 और 9 यानी हमारे कारक हैं। पहला कौन सा कारक होता है आप देख रहे हैं लिस्ट में, एक ये, तो 100% कारक है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। 99% केस में लग्न हमेशा ही कारक होता है। इसके बाद चंद्र की बात करते हैं तो चंद्र 12वें भाव का स्वामी है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी अशुभ होते हैं, पर इसमें अशुभता के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12वें भाव का स्वामी सबसे कम अशुभ होता है। अब क्योंकि चंद्र की शुभता या अशुभता थोड़ा बहुत इस पर भी निर्भर करेगी कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा प्रभाव उसका आएगा। तो चंद्र सिंह लगन वालों के लिए न्यूट्रल इफेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद आती है मंगल की बारी। मंगल केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण इनका भी स्वामी है, तो अत्यधिक कारक हो गया, क्योंकि और ये राजयोग का भी नियम होता है। तो ये सिंह लगन वालों के लिए मंगल जबरदस्त कारक है। मंगल के बाद आती है बुध की बारी। अब बुध की स्थिति क्या है कि इस भाव और इस भाव के स्वामियों को हम क्या कहते हैं,
मारक कहते हैं, जो मृत्यु देने में सक्षम है, बुरे। और 3, 6 और 11 इन 2 घर के स्वामियों को हम कहते हैं कि अशुभ होते हैं। तो ये अकारक हैं एक तरह से। अब वो मारक भी है और अकारक भी है, इसलिए बुध का ऑन दी होल इफेक्ट नेगेटिव आएगा। तो ये अकारक ग्रह सिंह लगन वालों के लिए हमेशा होगा। गुरु की बात करते हैं। अब गुरु एक त्रिकोण का स्वामी भी है और 6ठे 8वें 12वें का भी स्वामी है। तो अब हम जानते हैं कि अगर 6ठे 8वें 12वें भाव का स्वामी हो तो इस भाव का 6ठे 8वें 12वें का स्वामी भी हो, ये रहा है ना। ये देखिए मीन 12 नंबर गुरु और 9 नंबर का भी स्वामी गुरु। तो इसका स्वामी होने के कारण शुभ, इसका स्वामी होने के कारण अशुभ। पर नियम नंबर 6 क्या कहता है, ऐसी स्थिति में इसकी अशुभता कम हो जाती है और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो इस वजह से गुरु यहाँ पर कुछ हद तक सामान्य, तटस्थ या अकारक के बराबर ही असर करेगा। यहाँ पे एक विशेष चीज समझने की है कि क्योंकि उसके लिए जो शुभता वाला भाव है वो घटा, तो ये भाव भी कम हुआ। दोष शांत होने के कारण ये भाव भी थोड़ा कमजोर पड़ा। तो बहुत अधिक यहाँ पे शुभ लाभ ये नहीं दे पाता। इसे न्यूट्रल जैसा या आंशिक रूप से अशुभ कारक समझना चाहिए। अब एक और बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इस घर का तीसरा घर क्या होता है हमारा, अकारक। 3, 6 और 11 ये अकारक होते हैं और 10वां भाव हमारे लिए शुभ ग्रह होता है। पर शुभ ग्रह का केंद्र में होने के कारण उसकी शुभता कम हो जाती है। तो एक तो इसकी शुभता यहाँ कम है, दूसरा वो 3, 6, 11 का स्वामी होने के कारण अकारक भी, इसलिए शुक्र भी सिंह लगन वालों के लिए अकारक भाव रखता है। अब बात आती है शनि की। शनि की स्थिति क्या है कि वो केंद्र का स्वामी है, पापी ग्रह है, तो उसकी अशुभता घटी, पर वो मार्केश भी है और 6, 8, 12 का स्वामी भी है, 3, 6, 11 का स्वामी भी है। तो हर तरीके से खराब हुआ, इसलिए वो अकारक। तो सिंह लगन वालों के लिए सूर्य की स्थिति कारक की आती है, चंद्र न्यूट्रल इफेक्ट करेगा, मंगल कारक, बुध अकारक, गुरु सामान्य अकारक यानी न्यूट्रल जैसा इफेक्ट। उसके प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा। गुरु का प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छा है तो फिर वो कारक के बराबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अष्टमेश होने के कारण वो अकारक है। शुक्र अकारक, शनि अकारक। तो सिंह लगन वालों के लिए 4 ग्रह तो अकारक हैं, 2 कारक, चंद्र न्यूट्रल। कन्या लगन पे देखते हैं। कन्या लगन के लिए सूर्य की स्थिति पे ध्यान देंगे तो 6ठे 8वें 12वें भाव का स्वामी है। पर क्योंकि 12वें भाव का स्वामी बहुत कम बुरा होता है, बुराई में उसकी स्थिति कमजोर है, इसलिए उसे तटस्थ काउंट करते हैं। ठीक है, एक तो ये स्थिति आती। चंद्र की बात करते हैं तो चंद्र तीसरे, 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। अब इस हिसाब से यहाँ चंद्र अकारक ग्रह बन जाता है, क्योंकि 3, 6, 11 हमारे लिए अकारक हैं। तो ये स्थिति चंद्र अकारक हो गया। ओके, चंद्र के बाद आती है मंगल की बारी। अगर हम ध्यान देंगे तो मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और ये रहा, और इस भाव का स्वामी है। तो 6ठे 8वें 12वें के हिसाब से भी बुरा है, 3, 6, 11 के हिसाब से भी बुरा है। तो दोनों सूरतों में मंगल जो इन 2 भावों का स्वामी है बुरा है, अशुभ है, तो अकारक हुआ। बुध की बात करते हैं। बुध लगन का स्वामी है और जो लगन का स्वामी है हमारे लिए कारक होता है। अब 10वां भाव का स्वामी है और केंद्र अधिपति दोष लगा, पर अगर लगन का भी स्वामी है तो केंद्र अधिपति दोष शांत हो जाता है। इस कारण से बुध यहाँ पर पूर्ण रूप से कारक बना। गुरु की बात करते हैं। अब गुरु की स्थिति क्या है कि गुरु इस भाव का स्वामी है, इस भाव का 2 केंद्रों का स्वामी बना। 2 केंद्रों का स्वामी होने से केंद्र अधिपति दोष लगा। इस दोष के कारण उसकी शुभता कम हो गई। अब क्योंकि वो मार्केश भी है तो मार्केश होने का प्रभाव अधिक आएगा, इसलिए कन्या लगन वालों के लिए इसे मार्केश गिना जाएगा, ना कि शुभ। मैंने बताया कि क्यों, क्योंकि गुरु की शुभता यहाँ कम हो गई, तो ये अकारक हो गया। शुक्र की बात करते हैं। अब शुक्र इस भाव और इस भाव का स्वामी है। ये भाव क्या है हमारे लिए, कारक है। पहला, 5वां और 9वां हमारे कारक होते हैं। दूसरा हमारे लिए मार्केश है। पर रूल ये कहता है कि कोई ग्रह अगर हमारे लिए मारक है लेकिन वो त्रिकोण का स्वामी है तो उसकी शुभता इतनी बढ़ जाती है कि वो इस अशुभता को शांत कर देता है।
तो इस हिसाब से हमारे लिए शुक्र यहाँ पर कारक गिना जाएगा, इसकी ये अशुभता या मार्क वाला दोष शांत मान लिया जाएगा। शनि की बात करते हैं। शनि पंचम का स्वामी है और छठे घर का भी स्वामी है। अब क्योंकि शनि पांचवें का और दोनों का स्वामी है, इस भाव में होने के कारण वो शुभ है, कारक है, पर यहाँ से वो अत्यधिक बुरा है। अब छठा घर बहुत बुरा क्यों गिना जाता है? क्योंकि वो 3, 6, 11 में भी आता है और 6, 8, 12 में भी आता है। तो कुछ हद तक यहाँ पे शनि की शुभता इसके डबल खराब होने के कारण या तो वो शनि को हम अकारक के हिसाब से लें थोड़ा, या न्यूट्रल। तो कुछ हद तक ये न्यूट्रल हो गया कि जितनी इसकी शुभता थी उतनी ही इसकी यहाँ पे पापत्व बना, इस कारण से ये न्यूट्रल इफेक्ट पे आ जाएगा। तुला लगन पे सभी ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य 11वें भाव का स्वामी है। 5 नंबर पे सूर्य होता है और 11वां भाव है ना। तो क्या हुआ कि हमारे लिए 3, 6 और 11 जो भाव हैं वो अकारक हैं, इसलिए सूर्य यहाँ बिल्कुल सीधा सीधे अकारक हो गया। चंद्र शुभ ग्रह गिना जाएगा क्योंकि वो केंद्र का स्वामी है, चौथे और 10वें का। पर शुभ ग्रह जब केंद्र में होता है तो वो अपनी शुभता को खो देता है, उसकी शुभता घट जाती है। इस हिसाब से चंद्र भी यहाँ अकारक हो गया, यह शुभ लाभ नहीं मिलेगा। मंगल 2 और 7 दोनों का एक साथ स्वामी है, प्रबल मार्केश है, भयंकर मार्केश। तो पूर्ण रूप से मार्केश होगा क्योंकि 2 और 7 हमारे लिए मार्केश होते हैं, मारक भाव होते हैं। इसके बाद बुध की बात करते हैं। अब बुध एक त्रिकोण का और एक 12वें घर का स्वामी है, क्योंकि 12वें भाव का जो स्वामी है वो उतनी बुरी स्थिति नहीं है। और अगर हम यही चीज़ समझने के लिए देखें हमारा रूल नंबर 6, तो ये कहता है कि जो इन दोनों घरों का स्वामी हो लेकिन 12वें का भी हो तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है और वो इस भाव के सुख को बढ़ाता है। बुध यहाँ पर पूर्ण रूप से कारक है, त्रिकोण होने के कारण ये दोष उसका शांत हो गया। इसके बाद बात आती है गुरु की। अब गुरु 3, 6, 11 के हिसाब से तो तीसरे का भी छठे का भी पूर्ण रूप से अकारक है, यहाँ किसी रूप में उसमें कोई शुभता नहीं। शुक्र की बात करते हैं। लगन का स्वामी भी है, अष्टम का स्वामी भी है। अब लगन से वो कारक है, अष्टम से बुरा। पर अगर आप रूल नंबर 7 पे ध्यान देंगे कि कोई ग्रह लगन का भी स्वामी हो, 8वें का भी, तो अष्टम भाव का दोष शांत हो जाता है, तो शुक्र यहाँ कारक हुआ। अब शनि की बात करते हैं तो वो केंद्र का स्वामी भी है और त्रिकोण का स्वामी भी, अति शुभ, बहुत अच्छा। तो पूर्ण रूप से यहाँ पे वो कारक वाला काम करेगा। वृश्चिक लगन पे आप देखते हैं तो सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य हमारा केंद्र का स्वामी यानी चौथे और 10वें के स्वामी शुभ ग्रह गिने जाते हैं, इसलिए ये पूर्ण रूप से कारक है, इसमें कोई समस्या नहीं। चंद्र, क्योंकि हम जानते हैं पहला, 5वां और 9वें भाव जो कि हमारे लग्न और त्रिकोण है वो शुभ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पूरी तरीके से कारक है, शुभ है। अब बात आती है मंगल की। मंगल लग्न का स्वामी भी है, छठे का भी स्वामी है। अब छठे के स्वामी होने से अशुभ है, पर एक विशेष योग्यता, आप रूल नंबर 5 पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि कोई लगन का स्वामी भी हो और छठे घर का स्वामी भी हो तो उसके छठे घर का दोष शांत हो जाता है, कम हो जाता है, वो लग्नेशी गिना जाता है। इस हिसाब से मंगल भी यहाँ पे कारक हो गया। बुध की बात करते हैं। छठे, 8वें, 12वें का स्वामी भी है, खराब। 3, 6, 11 का स्वामी भी है, खराब। तो ये पूर्ण रूप से खराब है, बुरा है, अकारक है पूर्ण रूप से, क्योंकि 3, 6, 11 हमारे अकारक होते हैं, तो यहाँ पे बुध अकारक हो गया। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु इस भाव का स्वामी है और इस भाव का स्वामी है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं 2 राशियां होती हैं उसकी, 9 और 12 है। क्योंकि वो मार्केश भी है और त्रिकोण का स्वामी भी है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है इसलिए उसके मार्केश का प्रभाव कम हो जाएगा और वो कारक गिना जाएगा, मार्केश नहीं, ठीक है। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इन 2 रूल के हिसाब से मार्केश है और यहाँ से 6, 8, 12 का स्वामी भी है, दोनों स्थितियां खराब हैं, पूर्ण रूप से अकारक हो जाता है। शनि की बात करते हैं। 3, 6, 11 के हिसाब से शनि अकारक है, केंद्र में बैठने के कारण चौथे घर से वो शुभ है, पर उसकी जो पाप प्रभाव होने के कारण, पापी ग्रह होने के कारण
उसका पाप प्रभाव में कमी आई और यहाँ पाप प्रभाव अधिक है, तो इसलिए वृश्चिक वालों के लिए शनि को अकारक ही गिना जाएगा। ये एक बात मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों, क्योंकि इसके पास अशुभता ज़्यादा है, तो ये थोड़ा कम अशुभ हुआ और यहाँ अशुभता बहुत बढ़ गई। इस कारण कुल मिलाकर जो इम्पैक्ट गिना जाएगा शनि को अकारक ही गिना जाएगा। धनु लगन पे अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य त्रिकोण का स्वामी है। ये वाला और ये वाला घर हमारे त्रिकोण होते हैं, जो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे लिए जबरदस्त कारक हैं, कारक। ओके। चंद्र अष्टम भाव का स्वामी है। छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी तो अष्टमेश हो गए, पर एक स्टैंडर्ड रूल है, वो ये कहता है कि सूर्य और चंद्र को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, उन्हें ये छूट है, एग्जम्पशन है उनके लिए। तो इसलिए चंद्र यहाँ पापी ग्रह नहीं गिना जाएगा, उसे न्यूट्रल ग्रह गिना जाएगा। ओके, बात करते हैं अभी मंगल ग्रह की। अब मंगल ग्रह की स्थिति क्या है कि वो एक तो कारक बनता है इन 3 ग्रहों के स्वामी होने के कारण, और 6, 8, 12 के कारण वो अशुभ हो जाता है। पर क्योंकि 12th हाउस की अशुभता कम होती है और त्रिकोण की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसे आप रूल नंबर 6 में देख पाएंगे, तो इसलिए मंगल भी यहाँ पर पूर्ण रूप से कारक का काम करेगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? टेबल पे आप रूल्स को भी देखते जाइए। इसके बाद बात आ जाती है बुध की। बुध 2 केंद्रों का स्वामी है, पर केंद्र अधिपति दोष लगने के कारण अशुभ हुआ, प्लस वो यहाँ से मारक भी हुआ। दूसरा और 7वें का स्वामी मारक होता है, इसलिए बुध कुल मिलाकर अकारक हो गया। गुरु की बात करते हैं। लग्न का स्वामी पूर्ण रूप से कारक, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। अब आती है शुक्र की बात। अब शुक्र पे ध्यान दीजिए, तो शुक्र 6, 8, 12 का स्वामी भी है और 3, 6, 11 का स्वामी भी है, यानी त्रिकेश भी है और त्रिषडाई भी है। ऐसी सूरत में ये शुभ नहीं है, अकारक। शनि की बात करते हैं तो मार्केश भी है और 3, 6, 11 का स्वामी भी है, तीसरा, छठा, 11वां। तो पूर्ण रूप से ये भी हमारे लिए अकारक होगा। तो धनु वालों के लिए सब कैसे देखना है, आपकी चीज क्लियर हो गई होगी। मकर लगन पे इन्हीं सभी बातों को समझते हैं। अब मकर लगन के लिए सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य यहाँ अष्टम भाव का स्वामी है, पर सूर्य और चंद्र के लिए ये विशेष छूट है कि उन्हें अष्टमेश नहीं माना जाता, या अष्टमेश का दोष नहीं माना जाता उन पर, इसलिए इसे न्यूट्रल ले लेते हैं, यानी न कारक है न अकारक है। अपने प्लेसमेंट के हिसाब से वो अपना प्रभाव देगा। चंद्र की बात करते हैं, तो चंद्र यहाँ कंफर्म रूप से मार्केश है, क्योंकि दूसरे और 7वें भाव का जो भी स्वामी होता है वो मार्केश है, पूर्ण रूप से अकारक। अब मंगल की बात करते हैं, तो मंगल एक इस भाव का स्वामी है, एक इस भाव का स्वामी। अब देखिए 3, 6 और 11वें भाव का स्वामी होने से वो बुरा हुआ और यहाँ से उसमें शुभता आई, पर ये जो शुभता है वो इतनी आई नहीं, क्योंकि वो केंद्र का स्वामी है, तो उसके पाप प्रभाव थोड़े घटे, पर यहाँ से पाप प्रभाव ज़्यादा बढ़ गए। इस कारण मंगल को एक्चुअली अकारक ही गिना जाएगा। अब बात आती है बुध की। बुध की स्थिति पे ध्यान देंगे तो एक छठे भाव का स्वामी है और एक इस भाव का स्वामी है। अब हो ये रहा है कि त्रिकोण का स्वामी होने के कारण तो वो शुभ है, लेकिन छठे भाव के स्वामी होने के कारण उसकी अशुभता अधिक है। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 में भी आता है और 3, 6, 11 में भी आता है। तो इसलिए बुध यहाँ पर बुध सामान्य रूप से अकारक है, मतलब अगर उसका प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होगा और सब चीज़ें होंगी तो उतना अकारक नहीं रहेगा, पर यहाँ पर अकारक और न्यूट्रल के आसपास इसको गिना जाएगा। जितनी अशुभता उतनी शुभता, बात बराबर बराबर हो गई। गुरु की बात करते हैं, तो गुरु इस भाव का स्वामी है जो 3, 6, 11 और 6, 8, 12 पूरी तरीके से अकारक हो गया। शुक्र केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है, बहुत शुभ, पूर्ण रूप से कारक। शनि लग्नेश है, इस कारण से वो कारक गिना जाएगा, मार्केश नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि बेशक वो मार्केश है, पर केंद्र, लग्न और त्रिकोण दोनों होने से अतीव शुभ हुआ, इसलिए शनि मकर लगन वालों के लिए पूर्ण रूप से कारक होगा। कुंभ लगन पर अब इन सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सूर्य मार्केश है, पर केंद्र का स्वामी होने के कारण और
अशुभ ग्रह जब केंद्र में बैठता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। तो इसे एक विशेष यहाँ पर योग प्राप्त है कि इसे यहाँ कारक गिना जाता है। ये कितने अलग एकदम कमाल की बात आपको पता चली कि मार्केश होने के बाद भी कुंभ लगन के लिए, क्योंकि वो केंद्र का स्वामी है और उसकी केंद्र का स्वामी अपना पाप प्रभाव कम कर देता है। यानी कोई पापी ग्रह अगर केंद्रों का स्वामी हो तो उसके पाप प्रभाव में कमी आ जाती है, इससे वो शुभ हो जाता है, अधिक शुभ हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर सूर्य को कारक गिना जाएगा, ये एक फाइनल आंसर है। चंद्र की बात करते हैं, छठे घर का स्वामी होने से बिना किसी डाउट के अकारक है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल की बात देखिए, अब इस भाव का स्वामी इस भाव का, यहाँ दोनों भाव जो होते हैं शुभ गिने जाते हैं, पर ये अकारक गिना जाता है क्योंकि अकारक का भाव मजबूत है, इस भाव का उतना मजबूत नहीं है। पापी ग्रह होने के कारण उसका पाप प्रभाव घटा, लेकिन यहाँ से उसका पाप प्रभाव बहुत बड़ा, इसलिए मंगल फाइनल आंसर में अकारक गिना जाएगा। बुध त्रिकोण का स्वामी भी और अष्टम का, अब त्रिकोण का स्वामी हो और 6, 8, 12 का स्वामी हो तो वो अष्टमेश होने का प्रभाव कम कर देता है। इसका मतलब वो अष्टमेश का असर तो नहीं करेगा पर पंचमेश का प्रभाव भी न्यूट्रल कर देता है, तो इसीलिए इसे सामान्य अकारक या न्यूट्रल जैसा। अब बुध के प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा कि उसकी स्थिति आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे गिनी जाएगी, तो इसे सामान्य अकारक समझ लीजिए या लगभग न्यूट्रल समझ लीजिए। गुरु की बात करते हैं, गुरु इस घर का स्वामी इस घर का स्वामी, यहाँ ये मार्केश हुआ, इन दोनों घर मार्केश होते हैं और 3, 6, 11 के हिसाब से वो शुभ नहीं हुआ तो पूर्ण रूप से यहाँ पे वो अकारक गिना जाएगा। शुक्र की बात करते हैं तो वो केंद्रों का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी, अतीव शुभ पूर्ण रूप से कारक गिना जाएगा। और शनि लग्नेश होने के कारण कारक है। अब इस घर से 6, 8, 12 में, लेकिन 12वें घर का जो दूषित प्रभाव है वो ना के बराबर होता है और एक नियम ये कहता है कि लग्नेश आमतौर पर अपनी शुभता मैक्सिमम, कुंडली में सबसे अधिक शुभ भाव लगन का ही होता है, तो इस हिसाब से कारक हो गया। तो कुंभ लगन की सारी बात यहाँ पे आ जाती है। मीन लगन पर इन बातों को समझते हैं। सूर्य छठे भाव का स्वामी है और छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी अकारक होता है, हमारे लिए बुरा है और वो जिसे त्रिकेश कहते हैं, 3 भाव छठे 8 बुरे अशुभ भाव, इसलिए वो हमारे लिए अकारक गिना जाएगा। चंद्र की बात करते हैं, त्रिकोण का स्वामी है और त्रिकोण हमारे लिए अतीव शुभ होते हैं और ये वैसे भी कारक होते हैं, जो लग्न त्रिकोण दोनों कारक, पूर्ण रूप से कारक, पूर्ण शुभ, बहुत बढ़िया। मंगल की बात करते हैं, अब ये भाव जो है वो कम प्रभावी होता है, तटस्थ रखता है, अपनी प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण यह शुभता बढ़ गई। तो क्योंकि शुभता अधिक बढ़ी और मार्केश होने का योग हल्का पड़ गया, इसलिए मंगल को यहाँ कारक गिना जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई? त्रिकोण का स्वामी होने के कारण उसकी शुभता मैक्सिमम हुई और दूसरे भाव के और 7वें भाव के मार्केश होने का प्रभाव घटा, तो इसलिए ऑन दी होल ये कारक गिना जाएगा। बुध की बात करते हैं, वो 2 केंद्रों का स्वामी, दोनों केंद्र, एक ही ग्रह जब 2 केंद्र का स्वामी होता है तो उसे केंद्र अधिपति दोष कहते हैं। ऐसी सूरत में वो अपनी शुभता खो देता है एक, इसलिए वो इस भाव से शुभ नहीं रहा, ये भाव उसका मार्केश रहा, इसलिए पूर्ण रूप से अकारक। गुरु की बात करते हैं, लगन का स्वामी और दशम भाव, लगन से भी वो शुभ हो गया और दशम भाव से शुभ, पूर्ण रूप से कारक। शुक्र की बात करते हैं, अगर आप शुक्र पे ध्यान देंगे तो शुक्र इस भाव का स्वामी जो 3, 6, 11 में आता है और इस भाव का स्वामी जो 6, 8, 12 में आता है, हर तरीके से अशुभ है, पूर्ण रूप से अकारक। शनि की बात करते हैं, 3, 6, 11 में आता है, 6, 8, 12 में आता है, बिल्कुल अशुभ यानी अकारक। तो मीन लगन के लिए ग्रहों को कैसे देखना है, उसके नियम क्या हैं, जो मैंने बराबर कोशिश की, आप देख पा रहे होंगे। तो ये विषय आपको कैसा लगा, इसके संबंध में अगर आप अपना कोई विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं एक और डिटेल्ड कुंडली अभी आपको दिखा देता हूँ, एक पूरा टेबल बना के, जिससे कि अगर आप अलग अलग कुंडलियों को ना देखना चाहें उस टेबल से सीधा भी देख सकते हैं। तो अभी आपको टेबल दिखाता हूँ। जो 12 लग्नों पर अलग अलग बात की, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो अब आप उसे देख ही लेंगे, लेकिन अगर आप सीधे सीधे इतनी मेहनत नहीं करना चाहें तो मैंने एक ये टेबल बना ली है। इस टेबल में कारक, अकारक और तटस्थ
ग्रह एक साथ दिखा दिए। तो ये लग्न है मेष। तो मेष लग्न के लिए सूर्य, मंगल और गुरु ये कारक होते हैं। बुध, शुक्र और शनि अकारक होते हैं और चंद्र यहाँ तटस्थ रहता है, यानी वो न्यूट्रल वाली भूमिका निभाता है, ज़्यादा ना अच्छा ना बुरा। वृषभ लग्न की बात करते हैं तो सूर्य, बुध और शनि कारक हैं उनके लिए, चंद्र और गुरु अकारक हैं, शुक्र और मंगल कुछ हद तक तटस्थ हैं। शुक्र की थोड़ी शुभता अधिक होती है अगर प्लेसमेंट ठीक हो, क्योंकि वो लगन का स्वामी भी है, इसलिए इसमें माइनर डाउट भी संभव है। पर कुछ बुक्स में ऐसा है, कुछ बुक्स में इसको शुभ लिया है, तो आप इसे न्यूट्रल लेंगे, अपने प्लेसमेंट के हिसाब से इसको समझ लीजिए। मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन के लिए बुध, शुक्र और शनि उनके लिए कारक हैं, सूर्य, मंगल और गुरु अकारक, चंद्र न्यूट्रल भूमिका यहाँ पर रखेगा। सिंह की बात करते हैं तो सूर्य और मंगल, अगर आप ध्यान देंगे सूर्य और मंगल उसके लिए कारक हैं, बुध, शुक्र, शनि और गुरु ये जो हैं अकारक, चंद्र न्यूट्रल। बुध के लिए, कन्या लगन के लिए बुध और शुक्र कारक हैं और चंद्र, मंगल, गुरु अकारक हैं, सूर्य और शनि यहाँ पे न्यूट्रल इफेक्ट रखते हैं। तुला लगन के लिए बुध, शुक्र, शनि कारक, चंद्र, मंगल, सूर्य, गुरु अकारक, यहाँ पर कोई भी ग्रह न्यूट्रल नहीं है। वृश्चिक की बात करते हैं तो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु यहाँ पे ये चार ग्रह कारक हो जाते हैं। बुध, शुक्र, शनि अकारक, कोई ग्रह न्यूट्रल नहीं है। धनु लगन के लिए सूर्य, मंगल, गुरु अकारक यहाँ पे कारक हैं। अकारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि, चंद्र न्यूट्रल। शुक्र और शनि मकर लगन के लिए कारक हैं। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु ये चार ग्रह मकर लगन के लिए अकारक, सूर्य यहाँ पर न्यूट्रल भूमिका रखेगा। कुंभ के लिए सूर्य, शुक्र, शनि कारक, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु अकारक, कोई ग्रह न्यूट्रल नहीं है। मीन के लिए चंद्र, मंगल, गुरु कारक हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि अकारक, कोई ग्रह न्यूट्रल नहीं है। तो इस टेबल से आपको डायरेक्टली भी ये बात समझ में आ सकती है, तो आप इसे भी देखेंगे तो ये बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी।